नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आज बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर एक नज़र और फिर उस नज़र पर भी एक नज़र। इस एक नज़र का मतलब ये होगा कि तब पहले मैं आपको ख़बरें बताऊंगा और फिर ख़बरों के पीछे क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या इम्कानात है, इस पर बात करेंगे। मेरा अपना नज़रिया है जिसे मैं चौथा नज़रिया नाम देता हूँ। फोर्थ व्यू का मतलब भी यही है कि मेरा अपना एक चौथा एंगल है और उसमें मैं क्या सोचता हूँ या क्या देख पा रहा हूँ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ख़बर बताना चाहूँगा। ख़बर ये आ रही है कि इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है जो कि सीरिया की से ज़मीन से मिसाइल दागी गई है, जिसको अभी तक ये बताया जा रहा है कि पैट्रियोट भी उसको नहीं रोक पाया है। सायरन बजे हैं यरूशलेम में और पूरी तरह से अलर्ट जारी किए गए हैं, मगर ये जो हमला हुआ है बाकायदा इस हमले को एक आधा अधूरा सफल बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इजराइल अपने परमाणु संयंत्र को डिफेंड नहीं कर पाया। मगर क्या ये सच इतना ही सच है या इसके पीछे कोई बड़ी लंबी चाल है, इस पर बात करेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक दूसरी खबर ये भी है, चूँकि इंटरकनेक्ट कर लीजिएगा, कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापस आएंगे कुछ शराइतों के साथ, मगर हम वापस आ जाएंगे। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था जब पुतिन दुनिया को ये कह रहा था कि कम से कम नाटो और यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ मिलकर हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत न जुटाए और अपनी रेड लाइन हम तय करेंगे। और उसने बाकायदा अपने जो बेड़े थे और डिस्ट्रॉयर्स थे उन्हें ब्लैक सी में भेजकर वहाँ पर रिहर्सल जारी है, जहाँ पर अमेरिका पहुँचने में हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तो इस पर मेरे ख्याल से तफसीली बातचीत हम कर चुके हैं, मगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका एक रद्द अमल आपको देखने को ये मिलेगा, चूँकि ये रास्ता यहाँ तुर्की से होकर जाता है, तुर्की मौजूद है और अचानक सूरत हाल कुछ ऐसी बनती है कि अमेरिका आज ही थोड़ी देर पहले F-35 के प्रोग्राम जो जॉइंटली बनाना था तुर्की को और अमेरिका को, हालांकि तुर्की पहले से उसके कुछ प्रोजेक्ट बनाता है जो अमेरिका को भेजता है, मगर जॉइंटली अमेरिका के अंदर जो बनाने का F-35 का प्रोग्राम था ये पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है बिडेन प्रशासन द्वारा और इसको बिल्कुल नकार दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब तुर्की के पास रशिया S-400, S-500 और जॉइंटली कुछ प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं। इसका मतलब इस इलाके में रशिया की पकड़ मजबूत हुई है। इसमें बेसिकली मजबूत हुई है कि नहीं हुई है, बिडेन जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर उम्र का कुछ इफेक्ट है या फिर धोखे में है, इस पर थोड़ी सी बात तफसील सी करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ईरान में जो कुछ अभी सूरत हाल है या बयानात आ रहे हैं ईरान को लेकर और अफ़गानिस्तान तालिबान को लेकर, ये इस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। दरअसल क्या जो बात चल रही है वही सच है, चूँकि ईरान कह रहा है कि हम समझौता तो नहीं करेंगे और दूसरी बात यह है कि हम अपनी शर्तों पर करेंगे और उड़ा देंगे, क्योंकि यहाँ इशारा ये किया जा रहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो सीरिया से मिसाइल दागी गई है दरअसल वो ईरान की है और ईरान ने उस मिसाइल को दागा है इजराइल के परमाणु संयंत्र पर। मगर ये सीधी सीधी कहानी है या घुमा फिरा के है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने ईरान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या कहा था और ये बहुत बड़ी गहरी कूटनीति है, इतनी सीधी नहीं है जितनी मेरे ख्याल से लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरी समझ में तो बिल्कुल सीधी नहीं है, बड़ी टेढ़ी है। इस पर थोड़े से टेढ़े पेढ़े पर बात करेंगे। इससे बड़ी खबर ये आ रही है, फ़िलहाल आप ये समझ लें कि अमेरिका की एक काउंसिल ने अमेरिका को रिकमेंड किया है कि भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, चूँकि यहाँ पर माइनॉरिटी के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है और इसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। पूरी तरह से काउंसिल की तरफ से रिकमेंड किया गया है, मांग की गई है। हालांकि इसमें और कई जो है मध्य एशिया के देश भी शामिल हैं, इवन वियतनाम को भी रिकमेंड किया जा रहा है। मगर भारत को ख़ास तौर से ऐसे दौर में ब्लैक लिस्ट की बात करना जब भारत का बहुत कुछ निर्भर करता हो अमेरिका पे और अमेरिका का बहुत कुछ निर्भर करता हो भारत पर, क्या पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिकी काउंसिल द्वारा ऐसा किया जा रहा है? चूँकि पाकिस्तान की ज़रूरत अफ़गानिस्तान में है अमेरिका को और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई एक बेस उनको पाकिस्तान के अंदर मिले जहां से वो अपने ड्रोन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट रखें। मगर वो भी उतना सीधा है क्या? फिर उस पर भी थोड़ी थोड़ी बात तो कर ही लेंगे। जो कुछ मुझे समझ आ रहा है मैं बताने की कोशिश करूंगा।
इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने BRI यानी वन बेल्ट रोड का जो प्रोग्राम चाइना के साथ था, जो डील थी, वो पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसका मतलब साफ है कि क्वाड कोर मजबूत होने जा रहा है चीन के खिलाफ। यहाँ एक महाज जो बना है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यही सवाल है कि अमेरिका भारत के साथ या वहाँ की कौंसिल क्या दबाव बनाना चाहती है, चूँकि इस जो क्वाड है इसमें सब जानते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया का जो एक्ट है वो ये इशारा कर रहा है कि क्वाड कोर चाइना को घेरने की कोशिश करेगा। उसका जो अभी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, दबाव बढ़ाने की जो चाइना की कोशिश है, उसको डिफीट किया जाएगा। तो ये एक मामला है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे मामले हो गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी नज़र सब पे डाल लेते हैं। कुछ रह गया तो गुस्ताखी माफ़, और अगर बात पूरी हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आ जाते हैं हम इजराइल के उस मामले पर जो हमला किया गया है। देखिए दोस्तों, जो हमला किया गया है, एक तरफ बयान आ रहा है अमेरिका की तरफ से, दिया जा रहा है कि ईरान के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाया जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले से ये बात बताने की कोशिश की थी कि चाइना और रशिया कतई नहीं चाहेंगे कि ईरान के संबंध अमेरिका के साथ सुधरें। ऐसे में एक पहलू ये आता है, और दूसरा पहलू ये आता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को एक बर्तरी, अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को हैंडल करने के लिए एक मौका दे रहा हो, जिसमें मिसाइल जो है वो सीरिया से चली है और दागी गई है इजराइल के परमाणु भट्टी पर, जिसको डाउटफुल क्रिएट किया गया है कि पूरी तरह मिसाइल को रोका नहीं जा सका है पैट्रियट के द्वारा, और यानी वो संयंत्र पर गिरी है, ये संयंत्र के पास गिरी है। खुलकर बहुत सारी बातें आनी बाकी हैं, बहुत सी जो मैंने वीडियो देखी हैं उससे लगता है कि ये ठीक परमाणु संयंत्र के आसपास ही कहीं पर गिरी है, क्योंकि आग और धुआं बिल्कुल निकलते हुए देखा जा रहा है। ये इसमें मुझे जो कॉन्स्पिरेंसी नज़र आ रही है वो ये है कि शायद ईरान को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अपने लोगों में एक माहौल क्रिएट करें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा संवारें और परमाणु डील में वापस आ जाएं, जिससे एक जो पाकिस्तान के अंदर ये ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ जिस तरह की राहदारी को बनाया है बेसिकली चाइना ने, उसको एक काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास ईरान का एक चाबहार और उसके आसपास की तमाम बंदरगाहें उनको मिलें, जहां से वो उड़ान भरें, और पाकिस्तान अगर मदद नहीं करता है तो फिर ईरान का इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान को हैंडल किया जा सके। इस सूरत हाल पे मुझे लगता है कि काम हो रहा है, और यहाँ सेटिस्फेक्शन ये मिली भगत सी मुझे लगती है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई मतलब हमला किया है। अलबत्ता इजराइल की तरफ से भी 5 या 7 मिसाइलें दागी गई हैं, 5 का अभी तक पता चल रहा है। 5 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से एक कहीं आधी अधूरी डिस्ट्रॉय हो पाई है, बाकी को रोक दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम ने, और इसमें 4 लोगों को जख्मी हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हुआ ईरान, सीरिया, इजराइल का ये गेम, जिसमें तनातनी, ज़बानी जमा खर्च सब कुछ चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी सीधी बात है कि अगर ईरान इस खेल के बाद परमाणु समझौते पर वापस आ जाता है, और अगर ये रूस और चाइना की चाल के ज़रिए इजरायली परमाणु भट्टी पर हमला नहीं किया गया है, क्योंकि ये हमको देखने को मिल जाएगा अगर ये वाकई ही कोई हमला किया गया है और इसमें चाइना और रशिया की कोई कॉन्स्पिरेंसी है ताकि इनके संबंध को बिगाड़ा जा सके, तो इजराइल निश्चित रूप से अगले 24 या 48 घंटों के अंदर इसका रिएक्शन दे देगा। और अगरचे ये कॉन्स्पिरेंसी ना होकर एक गेम है तो फिर रिएक्शन नहीं आएगा, और एक अपनी हार को दर्शाते हुए यहाँ पर माहौल बनाया जाएगा कि ईरान परमाणु समझौते में वापस आए। मेरा नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है। अगले बात पर आता हूँ कि यहाँ क्योंकि सऊदी अरब मौजूद है, और ऐसे हालात में जब तुर्की पूरी तरह से F-35 के प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद ये माना जा सकता है कि अब जो वॉर है तुर्की और अमेरिका के बीच में, जो शीत युद्ध है वो गहरा होगा, भारी होगा, थोड़ा बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना रजब तैयब एर्दोगान रशिया की तरफ और चाइना की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब अगर ईरान अमेरिका
और इजराइल के नज़दीक आता है, ये समझौते में वापस आता है, तो यहाँ पर सऊदी अरब का जो अमेरिका पर विश्वास है वो कमज़ोर पड़ेगा। ऐसे में सऊदी अरब ये खेमा पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो रशिया और चाइना के रास्ते चोरी छुपे ढूंढना शुरू करे, भले ही उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या 4 साल लगे। कुल मिलाकर ये जो इत्मीनान है, जो मुतमईन होने वाली पोजीशन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे 2 मुसाफिर हैं जो एक जहाज़ में मेरी नज़र में अभी तो कभी नहीं सफ़र कर सकते हैं। तो एक अगर राइट रहेगा, दूसरा लेफ्ट चला जाएगा, दूसरा इधर आएगा तो पहला उधर चला जाएगा। ये सिचुएशन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके सुधार या इसके समझौते की कोई संभावना दूर तक अभी तक नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह एक तुर्की हो सकता था, मगर तुर्की इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि खिलाफत की जो सुगबुगाहट तुर्की में है उसकी ईरान भी मुखालफत करता है और सऊदी अरब भी मुखालफत करता है। तो यहाँ दोनों के इंटरेस्ट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि तुर्की के साथ बहुत नज़दीक दोनों नहीं आ सकते। अलबत्ता रहना नहीं रहना वो एक अलग मुद्दा है, आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होता है। अल्लाह कब क्या कराए किसी को पता नहीं होता। ये वही जो बाइडन है जिसने पहले स्प्रिंग्स कराए, इसने बाकायदा जो है डिस्टेबलाइज किया पूरे अरबों को और पूरी तरह घुटने के नीचे ले आया। ये सब बातें जो की गई हैं बाइडन द्वारा, अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक भारी चूक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पुरानी नीति, इनका एस्टैब्लिशमेंट, इनका शोध जो भी इनको कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ गोल करने जा रहे हैं, आत्मघाती इनके लिए साबित होने जा रहा है। बिल्कुल मुझे स्पष्ट जो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ वो ये है कि अमेरिकी खेमा सेल्फ गोल करने जा रहा है। और चूंकि यहाँ सिर्फ एक बात अगर हम मान लें कि ये सिर्फ तनातनी है और मतलब अभी जो ब्लैक सी में चल रहा है, ब्लैक सी के अलावा यहाँ पर नॉर्वे से अमेरिका और नॉर्वे के जो फाइटर विमान थे वो उड़े, जिनको रशिया के सुखोई ने दौड़ाया है और बाकायदा उनको रोका है और दौड़ाया है, यानी छेड़खानी एयर जो रशियन सीमाएं हैं उनके आसपास भी शुरू हो चुकी है। ब्लैक सी में भी शुरू है, मेडिटेरियन सी में भी जो है हलचल है, साउथ चाइना सी में भी वो पूरी तरह से हलचल जारी हैं। और अमेरिका के पूरी दुनिया भर में बहुत से अड्डे हैं, बहुत सी फ़ौजें हैं मौजूद है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी फ़ौजों का बहुत बड़ा जमावड़ा पूरी दुनिया में मौजूद है और दुनिया के किसी भी इलाके में वो युद्ध लड़ने में सक्षम हैं। मगर युद्ध जीतने में सक्षम हैं इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, चूँकि जिस तरीके से आज इजराइल की उन्नत मिसाइलें, जिनको वो बहुत उन्नत मानी जाती हैं, दुनिया भर में बेचने की कोशिश भी चल रही है, बहुत से लोगों को दी भी जा चुकी हैं, उनको अगर सीरिया के अंदर जाती हैं, दमिश्क से 45 किलोमीटर दूर उनको रोक लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और यहीं से चलाई गई मिसाइल जाकर इजराइल के अंदर अटैक करती है, पैट्रियट उसको नहीं रोक पाता है। तो इसको आप बड़ी विफलता माने और इसको ये माने कि अभी अमेरिका और इजराइल, ये जो खेमा रशिया चाइना का है, इसको मेरे ख्याल से डिफीट तो बहुत दूर की बात है, बराबरी करने की हैसियत में भी अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो तो मुझे मतलब मेरा अपना नज़रिया है जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि वापस आते हैं अमेरिका के उन चीज़ों पर जो मैं सेल्फ गोल की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि एक भारी मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है भारत के ऊपर कि हम उनकी, भारत कम से कम उल्टी सीधी शर्तों को माने, जो अमेरिका चाहता है उसको माना जाए, जो भी वो कहे वो माना जाए। S-400 जो हम लेना चाहते हैं रशिया से उसको हम ना लें, चूँकि S-400 के नाम पर अगर रशिया से S-400 खरीदने पर तुर्की को F-35 के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया है, तो मेरा ये मानना है कि भारत के भी S-400 खरीदने पर भारत पर बैन लगाने की बात की जाएगी। और उससे पहले वहाँ के संगठन द्वारा ये रिपोर्ट पेश करना कि भारत पर माइनॉरिटी के हुकूक का वायलेशन किया जा रहा है और बहुत बदतरीन स्थिति है यहाँ पर मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की, तो यहाँ इस देश को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। तो ये बात अमेरिका, वो अमेरिका कह रहा है जहाँ पर एक दिन पहले जो लॉयड का फैसला आया था, जिस ब्लैक को मारा गया था नस्ल परस्ती के नाम पर, और जैसे ही वो फैसला
आकर ख़त्म हुआ, तभी एक ब्लैक नौजवान लड़की को उसी पुलिस ने फिर से गोली मार दी गई। जो नस्ल परस्ती के लिए जाने जाते हैं, रंग भेद के लिए जाने जाते हैं, वो ये हमारा, मुझे लगता है कि हमारा अपना अंदरूनी मामला है, हमारे देश का मामला है। मुझे नहीं लगता अमेरिका ने से किसी मुसलमान ने कोई इस तरह की दरख्वास्त की है कि वो हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे। हम ये अधिकार भी अमेरिका को नहीं देना चाहेंगे कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में, जो भी हमारे देश की अपनी आपसी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, निपटेंगे, जो करना है हम अपने आप करेंगे। अमेरिका कोई नहीं होता कि वो हमारी यहाँ हिफाजत के नाम पर हमारे ही देश को दबाए और उसको ठग ले। तो कुल मिलाकर मेरी अपनी नज़रिया है दोस्तों, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सहमति न सहमति आप लोगों का अपना काम है, मेरा अपना नज़रिया है जो मैं पेश कर रहा हूं। देखिए, ये एक गेम जो चल रहा है, ये मानसिक दबाव इस जो अमेरिका का है, वो ये चारों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। S-400 हम ना खरीदें वो है, दूसरी बात क्वाड में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें वो हैं, यानी चाइना को रोकने में हम सहयोग करें अमेरिका का, जैसा वो चाहे वैसा करें, वो ज़मीन चाहे ज़मीन दें, जगह चाहे जगह दें। मतलब उस तरह के दबाव बनाने की जो एक चाल अमेरिका चल रहा है, उसी के तहत यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आज उठाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सब नौटंकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिवाय इसके कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इमोशन और ऐसे बेवकूफ़ी भरे इक़दाम, जिसे मैं लिख के देता हूं कि ना इस तरह का कोई कदम अमेरिका उठा सकता है, ना ही उसकी औकात है कि वो भारत के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी लगाने की बात करे। चूँकि इस वक्त अगर हम देखते हैं बर्रे सग़ीर के अंदर, यानी एशिया के अंदर भी अगर हम पूरी तरह से नज़र डालते हैं, तो जापान और साउथ कोरिया को अगर आप छोड़ देते हैं, तो साउथ कोरिया और जापान को छोड़ने के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो इस वक्त अमेरिका का बड़ा सहयोगी है और सहयोग कर सकता है। जो चाइना अमेरिका की इकोनॉमी तबाह करने वाला देश है, अमेरिका को बर्बाद करने वाला देश है, जिससे वो डरा हुआ है, उसमें भारत ही काम आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत पर पाबंदी लगाई जा सकती है। साउथ कोरिया का मैंने जिक्र किया, तो दोस्तों उसको पुरानी बात से और कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ताकि आपको पता रहे कि ये सब कितना सब कुछ मिल के चीज़ें बनती है। एक तरफ इजराइल पर हमला किया जाता है, कहा जाता है कि इसमें ईरान का हाथ है, ईरान की मिसाइल यूज़ की जा रही है और हमला हो जाता है परमाणु संयंत्र पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान के परमाणु संयंत्र पर इजराइल द्वारा हमला किया गया था। इसको उसका बदला बताने की नौटंकी मैं समझता हूं मात्र की जा रही है। उसकी वजह साफ ये है कि $3 करोड़ जो साउथ कोरिया, जो पूरी तरह से अमेरिका की विंग है, वो ईरान का जो पाबंदियों के वक्त रोक लिया गया था, वो पैसा रिटर्न कर दिया गया है, वो उधार कर्जा चुका दिया गया है साउथ कोरिया द्वारा। यानी कि डॉलर्स की जो कमी ईरान में चल रही है उसकी पूर्ति करना शुरू कर दी गई है। जेस्चर देना शुरू कर दिया गया है कि अमेरिका फ़ायदा चाहता है ईरान का और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें भी अगर साथ चल रही है और ईरान की तरफ से हमला भी किया जा रहा है, तो इसमें बेसिकली मेरा अपना नज़रिया है, मैं जो देख पा रहा हूं मुझे वही लगता है और मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं अब थोड़ा सा और हम आगे आ जाते हैं। अब ये तमाम जो खेल ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कोर और BRI से निकलने की जो बात है हमने की थी, हम इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ रशिया के चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, जबकि मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह ब्लैक सी में बाकायदा अपनी फ़ौजें उतार देने के बाद, अपने डिस्ट्रॉयर उतार देने के बाद रशिया के अमेरिका यहाँ से लगभग भाग खड़ा हुआ, इसी तरह कहीं भी रशियन बेड़ों का, रशियन डिस्ट्रॉयर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चूँकि ये धमकियाँ मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, 5 साल से तो बिल्कुल लगातार देख रहा हूँ, और ये धमकियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। सीरिया में, गल्फ़ में बाकायदा रशियन डिस्ट्रॉयर्स जाते हैं, जहाज़ जाते हैं, बेड़े जाते हैं और अपना काम करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। और एक जहाज़, एक फाइटर विमान जो है वो तुर्की द्वारा मारा जाता है, और जब वो उसी खेमे का, अमेरिकन खेमे का हिस्सा होता है, और जब ये तुर्की उस खेमे से निकल जाता है तो ढाल बनाकर, डायरेक्ट नहीं, ढाल बनाकर इजराइल द्वारा एक और सुखोई जो है वो गिराया जाता है इजराइल के द्वारा, जिसमें ढाल होती है। इस पर फिर कभी बात करेंगे कि ढाल क्या होती है। इसको हमला नहीं बल्कि इसको एक गुस्ताखी माना जाता है या चालाकी माना जाता है।
तो बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा रशिया के आमने सामने खड़ा होने की इजराइल या अमेरिका की हिम्मत हो तो अभी तक इतिहास में नज़र नहीं आती है दूर दूर तक। और ये स्पष्ट कल की वार्निंग बिल्कुल स्पष्ट है पुतिन की कि रेड लाइन हम लोग जो है तय करेंगे और कोई भी रेड लाइन पार करने की बात न करे वरना औकात बता देंगे। तो मतलब साफ है, इस तरह की कड़े शब्दों में धमकी जो है वो ये साफ कर रही है कि अगर जापान और चुनाव बेसिकली जो जापान की को लेकर, ऑस्ट्रेलिया को लेकर, इसमें क्वाड को लेकर जिस तरीके का तनाव लगातार जो है वो साउथ चाइना सी और इस पूरे इलाके में जो है बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ सकता है। चूंकि मेरा मानना स्पष्ट है कि अमेरिका नौटंकी करेगा साउथ कोरिया को साथ मिलाकर, नॉर्थ कोरिया के साथ छेड़खानी करके यहाँ जापान को और इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेगा। अलबत्ता भारत को भी S-400 के S-500 की बात ज़रूर करेगा, मगर ये फैसला तो भारत की सरकार को करना होगा कि हमारे हित में इस वक्त जब पाकिस्तान हमारे सीमाओं के नज़दीक है, जब चीन हमारे साथ तनातनी दिखा रहा है, जबकि चीन हमसे धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि चूँकि चीन की तरफ से बाकायदा उनके अखबार में ये लिखा जाना, जो चीन के राजदूत को लेकर हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, एक जो चाइना का राजदूत था वो एक होटल में जाने वाला था और होटल में पहुंचने के 5 मिनट पहले वहां पर एक खुदकुश हमला होता है, होटल उड़ जाता है। यानी इसको अब हम ये माने कि यहाँ पर अगर चीन का राजदूत उड़ा दिया जाता या उड़ जाता तो इससे देखने वाली बात ये भी थी कि क्या चीन और पाकिस्तान के संबंध खराब होते, या पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध खराब होते, या भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होते। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला था अगर ऐसा हो जाता, या फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि ये एक जेस्चर देने की कोशिश की गई हो कि अभी भी पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल के बाहर नहीं है और यहाँ जो भी अमले हथियारबंद हैं, चाहे वो सड़कों पर आने वाले लोग हों, गोली चलाने वाले लोग हों, टेररिस्ट लोग हों, वो आज भी पुराने उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिस नेटवर्क ने पूरी दुनिया में एक तबाही मचाई, पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों को बदनाम करवाया और अमेरिका के हितों की तमाम पिछले 20 सालों से 25 सालों से इस लड़ाई को लड़ा। ये तमाम चीज़ें वो शायद एक जेस्चर हो सकता है अमेरिका की तरफ से कि वो आज भी उनके कंट्रोल में हैं, उनके नेटवर्क में हैं, वो जो चाहे करवा सकते हैं। या ये बात एक दूसरी तरफ भी जा सकती है कि अगर इस तरह का कोई मामला कर दिया जाता है और अपने षड्यंत्र के जरिए अमेरिका ये इल्ज़ाम भारत की तरफ शिफ्ट कर देता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है, जो कि ये चाल मुझे नहीं लगता कि भारत के हित में होगी। क्योंकि चाइना से अगर हमको कोई लड़ाई लड़नी है तो हम सरहदों पर लड़ेंगे, सीधे लड़ेंगे, पीठ में छुरा मारने की आदत जो है वो भारत की कम से कम नहीं है। अगर गोली खानी है तो सीने पे खाएंगे और जवाब देना है तो सामने से देंगे। तो सूरत हाल जो दिखाई दे रही है वो ये है कि कॉन्स्पिरेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया में, चूँकि दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, जो अर्थव्यवस्थाएं, जो सूरत हाल, जो बेरोज़गारियाँ, जो कुछ पूरी दुनिया में हो चुका है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू सिस्टम्स की बात की जा रही है, जो सुगबुगाहट है एक नई दुनिया की, नई सोच की, नए लोगों की, जो एक सुगबुगाहट है बहुत सारी आबादी को मतलब कम करने की, क्योंकि वो तो साइट पे लिखा है भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये एजेंडा 2030 और SDG गोल का पार्ट है कि हमने आबादी को रिड्यूस करना है, कम करना है, मतलब रोकना है या घटाना है वो अलग बात है, मगर वो ऐसे शब्दों में है कि मैं उसमें कुछ बयान नहीं कर सकता। अगर ये सूरत हाल है कि हमको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है और SDG को आगे भी बढ़ाना है, तो ये जो सूरत हाल है ये मुझे लगता है कि भारत के जो हित हैं उनको शूट नहीं करती है। और ये हित जो है हमारी लोकतंत्र, हमारा बहुत पुराना, बहुत बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए शूट तो बिल्कुल नहीं करती है, मगर दुनिया को भी शूट शायद करें न करें, मगर ये चल रहा है कि इस
के ज़रिए कोई वार छेड़ी जाए, कोई लड़ाई की जाए जिसमें लोगों के बचने का और अपनी सत्ताओं सरकारों के छुपने का मौका मिल जाए और वार का नाम लेकर पूरी तरह से दुनिया के निज़ामों को बदल दिया जाए। क्योंकि अगर वार होगी तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तबाही होगी। लगभग बहुत सारी दुनिया के पास परमाणु बम हैं, यहाँ तबाही का अंजाम वहाँ तक हो सकता है जहाँ तक सोचा भी नहीं जा सकता। चूँकि टाइम मैगज़ीन ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आग जलते हुए दिखाई है, दुनिया उस तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। अगर शैतानी ताकतें अपनी ताकत को स्टोर करके आगे बढ़ती हैं तो मेरे ख्याल से ये तबाही बहुत दूर मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अगर ये तबाही होती है तो अपने अपने देशों के अंदर तमाम सरबराहों को अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को, अर्थव्यवस्था, निज़ाम, इकोनॉमी और सत्ताएं सबको बदलने का मौका मिलता है। तो ऐसे मौके को कोई गंवाना भी नहीं चाहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, दुनिया बहुत बुरे पैच में फंस चुकी है, बहुत मुझे उलझी भी नज़र आ रही है, हर कोई उलझा हुआ नज़र आ रहा है। आप सड़कों पर निकलते हैं, एक अजीब सी दहशत आपके मन में होती है। अपने अपने घर में घुसते हैं तो आप दहशत में हैं, आप आसमान की तरफ देखते हैं तो दहशत में हैं, आपके यकीन कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी सोच कमज़ोर हो रही है, आपकी जेबें खाली हो रही हैं। ऐसे में बहुत कुछ पूरी दुनिया का ये हाल है। सिर्फ ये भारत और बड़े सगीर और किसी एक दूसरे देश की बात मत करिएगा, ये पूरी दुनिया का है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि ये गेम किसी और ने स्टार्ट किया था और फिनिश इसे करने कोई और जा रहा है, ये बात मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने इस गेम को स्टार्ट किया था, दरअसल वो इस गेम को फिनिश नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आई तो उसको एनकैश किसी और ने किया। जब इसको तुरंत उनको उसके मॉड्यूल को बदलना पड़ा, अचानक बर्फ़बारी बढ़ा दी गई और ठंड का माहौल दिखाना पड़ा, मगर चूंकि एजेंडा पहले से बना लिया गया था, फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया, कार्बन कटिंग पर आ गया। ये ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से तो शायद समझ में नहीं आती हैं, मगर एक जो वर्ल्ड के बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं और पूरे विश्व को कंट्रोल करने की जो नीतियाँ, रणनीतियाँ, षड्यंत्र होते हैं, वो इसी तरह से चलाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों, दुनिया बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर बढ़ रही है, पॉइंट टू पॉइंट जा रही है और हम अभी तक तो इसके गवाह हैं। जब तक हम हैं तब तक देखेंगे कि क्या होता है। और फिलहाल आप 4 TV देखिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।